हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप बीटी यूपी डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो जो अपनी तैयारी है उसको शुरू कर दीजिए। जुलाई महीने में आपकी परीक्षाएं जो है होती हैं। फरवरी आधा बीत चुका है, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का जो है आपके पास समय बचा हुआ है। तो इन 4 महीनों को जो है बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। जो अपनी स्टडी है, जो आपका सिलेबस है, उसको पूरा करने पर फोकस करिए। और उससे पहले जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में लगे होने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। और इसी वजह से जो है मैं आपको सभी वर्षों के जो है क्वेश्चन पेपर मैं आपको करा रहा हूं, चाहे 24 हो गया, 23 हो गया, 22 हो गया, क्योंकि आपका डी फार्मा के अंदर नया सिलेबस जो है 2022 से आपका इंट्रोड्यूस हो गया था। तो 2022 से जो है नए सिलेबस से आपके एग्जाम हो रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को जो है आपको प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दें, क्लास को बनाने में मेहनत लगती है। जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इस वीडियो का लिंक जरूर से शेयर कर दें, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर 2025 का एग्जाम देने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश में तैयारी करने में कोई दिक्कत हो रही है, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो आप हिंदी में जो है उत्तर प्रदेश में अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप बीटी यूपी से अपना डी फार्मा कर रहे हैं, या फिर उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अगर आप अपना डी फार्मा कर रहे हैं, तो आप वहां पे अपना एग्जाम जो है हिंदी में भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हिंदी का जो क्रैश कोर्स है वो आपका फार्मेसी पॉइंट ऐप पर स्टार्ट हो चुका है। जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे उन्होंने 2024 में इस कोर्स में ज्वाइन किया था और बहुत ही अच्छे नंबरों से जो है वो स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो आप फर्स्ट ईयर का भी जो है कोर्स इस ऐप से परचेज कर सकते हैं। फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। कोर्स की प्राइस है 600 रुपए, और 600 रुपए में जो है आपकी ऑल सब्जेक्ट की जो है वो तैयारी आपको करा दी जाएगी एग्जाम से पहले। ठीक है, अब देखिए इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा। तो देखिए इस कोर्स को बनाया गया है एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इस कोर्स में जो भी आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो भी सब्जेक्ट हैं उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है वो आपको कराया जाएगा। और जो भी क्लास चलेगी उसका जो पीडीएफ होगा वो भी आपको ऐप पर दिया जाएगा। साथ में आपको एमसीक्यू वगैरह भी जो है वो कराया जाएगा, और कोर्स की वैलिडिटी होगी 1 साल तक। ठीक है, तो आप इस कोर्स में ज्वाइन करके अपने डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम की जो तैयारी है आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में जो है हम पार्ट बी और पार्ट सी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबको जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर जो है 3 सेक्शन में आता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में जो है टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको करना होता है, और ये सारे जो है लॉन्ग आंसर टाइप के ये सारे क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए वाले। पार्ट ए वाले जो है टोटल 6 क्वेश्चन करना होता है आपको। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 30 नंबर आपका यहाँ से बन जाता है। और आज की इस वीडियो क्लास में जो है हम पार्ट ए में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सॉरी पार्ट बी और पार्ट सी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को जो है आज हम सॉल्व करेंगे। और देखिए मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आज करा रहा हूं आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर से तैयार करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपकी बैक न लगे। और साथ में आप कोर्स में भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द जो है ऐप पर भी जो है आपका रेगुलर क्लासेस जो है वो चलने लगेगा, एक बार आपका सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाए तो। ठीक है, चलिए, तो पार्ट बी में जो है टोटल 11 क्वेश्चन पूछे गए होते हैं। 10 क्वेश्चन आपको करना होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 30 नंबर जो है आपका यहां से बनता है पार्ट बी से। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप पर क्वेश्चन बैंक के ऑप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, क्वेश्चन बैंक में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर जो है आपको जरूर से देखना है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड ग्रुपिंग, ऐसे जो है डायरेक्ट लिखा था, ब्लड ग्रुपिंग लिखा था। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में जो है हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो देखिए ब्लड ग्रुप की बात की जाए 4 तरह का होता है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, अब इसके बारे में जो है वो हमने यहाँ पे आंसर लिखना शुरू किया है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। थोड़े से जो है उसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, तो यहाँ लिखा गया है ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग जो है ब्लड को पहचानने की एक प्रक्रिया है। आखिरकार हम ब्लड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसीलिए जो है हमने एक ब्लड ग्रुप का सिस्टम जो है वह हमने बनाया है। देखिए जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है यह किस पे आधारित है। देखिए जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है,
ब्लड में मौजूद एंटीजन, एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एंटीजन जो है ब्लड के अंदर आरबीसी पे होगा, और जो आपका एंटीबॉडीज कहाँ होगा, एंटीबॉडी जो है वो हमारा प्लाज्मा पे होगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुपिंग जो है ब्लड के प्रकार यानी कि टाइप्स को पहचानने की एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ब्लड में मौजूद एंटीजन और एंटीबॉडी पर आधारित होती है। देखिए जो हमारा ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है, इसको जो है हमने एंटीजन और एंटीबॉडी पे जो है ये पूरा सिस्टम आधारित है। ठीक है, अब देखिए यहां से कि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज जो है 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। 1 नंबर का क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, और क्या लिखा गया है, कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का पता लगाया था। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम का पता लगाया था। इतना जो है वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जो है हम सभी ब्लड ग्रुप के बारे में लिखेंगे, उससे पहले जो है एक मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखा दे रहा हूं, और यहां से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको यहाँ पर इमेज इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जो है आपको समझ में आ सके जो है एंटीबॉडीज किस पे होती है और एंटीजन किस पे होता है। देखिए ये आपका जो है ये आपका ब्लड ग्रुप ए है, ये आपका ब्लड ग्रुप बी है, ये आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, और ये आपका ब्लड ग्रुप ओ है। देखिए यूनिवर्सल डोनर मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि सबको अपना ब्लड दे सकता है, ग्रुप ओ होता है। और आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि जो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, वो क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपकी रेड ब्लड सेल्स होती है आरबीसी होती है। ठीक है, जो भी आपकी आरबीसी होती है उसमें क्या है, देखिए जो भी आपका आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाया जाएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, एंटीजन इन रेड ब्लड सेल। देखिए जो भी आपका एंटीजन होता है, एंटीजन किस पे पाया जाता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एंटीजन जो है वो आपका पाया जाता है रेड ब्लड सेल्स पे, एरिथ्रोसाइट पे। और एंटीबॉडी किस पे पाई जाती है, एंटीबॉडी जो है वो पाई जाती है प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में जो है वो एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जो आपका ब्लड ग्रुप ए है, जो आपका ब्लड ग्रुप ए है, इसमें एंटीबॉडीज कौन सा होगा, इसमें एंटीबॉडीज होगा एंटी-बी। ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटी-ए होगा। ब्लड ग्रुप ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, और ब्लड ग्रुप ओ में जो है एंटी-ए और एंटी-बी एंटीबॉडी होगा। ठीक है, ग्रुप ए जो है आपका ब्लड ग्रुप, उसमें कौन सा एंटीजन होगा, ए एंटीजन होगा। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा। ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा एंटीजन होगा, ए और बी दोनों एंटीजन होगा। और ब्लड ग्रुप ओ में जो है कोई भी एंटीजन नहीं होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, वो है आपका ब्लड ग्रुप ओ। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है, ए और बी, ब्लड ग्रुप ए बी। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, ए बी। इसमें जो है कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है, और इसी की वजह से जो है ये किसी से भी जो है ब्लड ले सकता है। ठीक है, और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें 2 एंटीबॉडीज पाई जाती है, एंटी-ए और एंटी-बी, वो है आपका ब्लड ग्रुप ओ। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है सबको ब्लड तो दे सकता है, लेकिन सबसे ब्लड नहीं ले सकता है, उसको जो है केवल ब्लड ग्रुप ओ से जो है उसको ब्लड लेना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल जो है इसको मैंने आपको समझाने के लिए इमेज जो है वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है, और इसी चीज को यहाँ पर कहानी के रूप में जो है वो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया है। ठीक है, क्या लिखा गया है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मुख्य रूप से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। पहला है आपका ब्लड ग्रुप ए। देखिए ब्लड ग्रुप ए में जो है वो क्या लिखा है, तो इस ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि आरबीसी पर ए एंटीजन होता है, और प्लाज्मा में जो है बी एंटीबॉडी होती है। प्लाज्मा में जो क्या होगा, बी एंटीबॉडी होगी, और एंटीजन कौन सा होगा, ए एंटीजन होगा। ब्लड ग्रुप बी की बात की जाए तो इस ब्लड ग्रुप में आरबीसी पर बी एंटीजन होगा, और प्लाज्मा में जो है ए एंटीबॉडी होगी। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी की बात की जाए तो इस ब्लड ग्रुप में जो है आरबीसी पर दोनों ए और बी एंटीजन होंगे,
और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, इसलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। ये सभी से जो है वो ब्लड को ले सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा यहाँ पे चौथा क्या है, चौथा है हमारा ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ की बात की जाए तो इस ब्लड ग्रुप में आरबीसी पर कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा में जो है ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, और इस ब्लड ग्रुप को जो है यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। ठीक है, इतना अगर आपने लिख लिया है तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया है कि ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। ठीक है, या फिर 2026 में आपसे पूछ सकता है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में लिखिए, तो आप यही चीज जो है लिख देंगे तो 3 नंबर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अब देखिए ABO ब्लड ग्रुपिंग के अलावा जो है एक RH फैक्टर का भी जो है वो उपयोग किया जाता है ब्लड ग्रुप्स का वर्गीकरण करने में या फिर क्लासिफाई करने में। तो क्या लिखा गया है, ब्लड ग्रुप को और अधिक वर्गीकृत करने के लिए RH फैक्टर का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक आपका होता है RH पॉजिटिव। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी में RH एंटीजन होता है उसे हम बोलेंगे RH पॉजिटिव, और ऐसा व्यक्ति जिसके आरबीसी में RH एंटीजन नहीं होगा, आरबीसी में एंटीजन नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे RH निगेटिव। तो इस चीज को जो है आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ब्लड ग्रुपिंग पे आपको 3 नंबर का नोट लिखना था, और इस नोट को जो है वो हमने लिख दिया है, और अगर आप चाहें तो आप इस टेबल को भी जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था लिम्फ नोड। लिम्फ नोड के बारे में जो है हमें आंसर में लिखना था। ठीक है, लिम्फ नोड, इसको क्या कहते हैं, इसको जो है लिम्फ ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। तो देखिए लिम्फ ग्लैंड को लिम्फ नोड भी कहा जाता है, आप इसका इंग्लिश लिख लेंगे, लिम्फ ग्लैंड को जो है लिम्फ नोड भी कहा जाता है। और लिम्फ नोड जो होता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लिम्फ नोड जो होता है प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, ये जो है छोटे गोल या फिर अंडाकार ओवल आकार की जो है ये स्ट्रक्चर होती है, संरचनाएं होती हैं जो कि हमारे शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से पूरे शरीर में पाई जाती हैं। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक होता है, और इसी लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। लिम्फ नोड जो है पूरे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थानों जैसे कि हमारा गर्दन, नेक, बगल, आर्मपिट्स, जांघ के ऊपरी भाग यानी कि ग्रोइन एरिया, पेट, एब्डोमन, छाती, चेस्ट में जो है ये अधिक संख्या में पाई जाती है। यहाँ पर मैंने इमेज जो है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। देखिए लिम्फ नोड जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको टॉन्सिल्स दिख रहा है, टॉन्सिल हो गया, थाइमस हो गया, लिम्फ नोड आपको दिख रहा है, स्प्लीन दिख रहा है, पेयर पैचेस दिख रहा है, अपेंडिक्स दिख रहा है, बोन मैरो दिख रहा है, लिम्फेटिक वेजल दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है कि लिम्फोसाइट बनता है, टी लिम्फोसाइट हो गया, बी लिम्फोसाइट हो गया। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिम्फ नोड्स के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब जो है हम इसके फंक्शन के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिम्फ नोड के फंक्शन के बारे में जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो 3 नंबर का जो है ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पर हेडिंग डाला है फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। तो देखिए लिम्फ नोड का जो मुख्य कार्य है वो है हमारे शरीर को बाहरी जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो भी आपके पैथोजन हैं जिनकी वजह से हमें बीमारी हो सकती है, उनको ये पहचानते हैं और उनको ये क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले फंक्शन की बात जो है वो हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए लिम्फ नोड जो है शरीर में जो भी आपके पैथोजन हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया,
वायरस हो गया और दूसरे जो भी आपके इन्फेक्शन है ये उनको पहचानता है और उनको नष्ट करने में जो है ये मदद करता है। ठीक है, चलिए दूसरा फंक्शन है लिम्फ नोड में लिम्फ फ्लूइड पाया जाता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, वे बाहर निकलती हैं। ठीक है, लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट बनते हैं जो कि हमारे शरीर को संक्रमण इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। बी लिम्फोसाइट, बी सेल्स शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, तो लिम्फ नोड का फंक्शन क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया और थोड़ा सा हमने लिम्फ नोड के बारे में जो है वो हमने लिख लिया है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था फंक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर जो है चलिए हम लिख लेते हैं, हेडिंग पड़ी है रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि 2026 में आपसे इसके बारे में जो है आपसे पूछ ले। ठीक है, चलिए तो देखिए रेड ब्लड सेल्स जो होती है, आरबीसी जो होती है, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, जो कि हमारे ब्लड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, महत्वपूर्ण घटक होता है। देखिए जो भी हमारा ब्लड होता है उसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे किसी और क्वेश्चन में। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। यह रक्त का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, महत्वपूर्ण घटक है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर के ऊतकों यानी कि टिश्यू और अंगों यानी कि ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पहुंचाने और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जो कि ब्लड को लाल रंग देता है। ठीक है, आरबीसी में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और आरबीसी का जीवन काल यानी कि लाइफ स्पेन जो है 120 दिनों का होता है। इतना जो है वो हमने लिख दिया है, इतना जो है आपको समझ में आना चाहिए, इतना जो है कम से कम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना जो है कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। अब जो है हम यहाँ पे आरबीसी के फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले फंक्शन की बात की जाए। जो हमारा आरबीसी होता है वो क्या करता है कि लंग्स से ऑक्सीजन को उठाता है और शरीर के सभी ऑर्गन्स तक, सभी टिश्यू तक पहुंचाने का कार्य करता है। रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, जो भी हमारे टिश्यू हैं वहां पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है उसको वहां से उठा के वो उसको वापस हमारे लंग्स तक लाता है, फेफड़ों तक लाता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, सांस के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ठीक है, 2 फंक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तीसरा है रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से जो है ये बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को जो है, इन दोनों को जो है इनको ठीक है ले जाने में जो है ये आपका क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, 3 फंक्शन हमने डिस्कस कर लिए। चौथे फंक्शन की बात की जाए, जो आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल जो होता है हमारे ब्लड के पीएच लेवल को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है और हमारे शरीर में जो है एसिड बेस बैलेंस को जो है बनाए रखता है। शरीर में जो है एसिड और बेस का जो बैलेंस है ये बनाए रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका रेड ब्लड सेल जो होता है ग्लूकोज के जरिए अनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस से एनर्जी का उत्पादन करता है। रेड ब्लड सेल्स ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने में जो है सहायता करता है क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो जो है ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। ठीक है, टोटल 6 फंक्शन हो गए हैं। 7वें फंक्शन की बात की जाए, रेड ब्लड सेल्स के माध्यम से जो भी हमारे शरीर के अंदर टिश्यू हैं, ऊतक हैं, वहां तक जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक पदार्थ हैं, उनको पहुंचाने में जो है रेड ब्लड सेल्स जो है आपका क्या होता है, मददगार होता है, सहायता करता है। और रेड ब्लड सेल्स में जो है हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से आप
ब्लड को पहचान सकते हैं, क्योंकि इसी की वजह से जो है ब्लड जो है आपका लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो टोटल जो है 8 फंक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और इसके साथ में हमने आरबीसी के बारे में जो है थोड़ा सा हमने यहाँ पर लिख दिया है, तो 3 नंबर तो आपको 100% यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है थायराइड ग्लैंड के बारे में जो है आपको लिखना है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारे गर्दन के पास में यहाँ पे होती है, आप सभी को पता है, और थायराइड ग्लैंड के बारे में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा गया है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड जो है हमारे मानव शरीर में पाई जाने वाली एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करती है। देखिए, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, इससे जो भी हार्मोन निकलता है वो हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, हमारे शरीर के अंदर जो है लाखों हजारों तरह की केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, तो उन सभी केमिकल रिएक्शन को जो है कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का जो काम है वो हमारा थायराइड ग्लैंड करता है। ठीक है, अब देखिए थायराइड ग्लैंड की अगर शेप की बात की जाए, थायराइड ग्लैंड जो होता है तितली के आकार का होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, जो कि हमारे गले के सामने और हमारे ट्रैकिया के ऊपर स्थित होता है। यहाँ पर जो है वो मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखा दे रहा हूँ, आप इस चीज को आप यहाँ पे समझ जाएंगे। यहाँ पे हमारा गला है और यहाँ पे जो है क्या होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, जैसे जो है आपको यहाँ पर इमेज में आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड यहाँ पर है, और हमारे गले के जस्ट पीछे, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे जो है यहाँ पर आपको 4 जो है पैराथायराइड ग्लैंड भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो देखिए थायराइड ग्लैंड में जो है कितने लोब होते हैं, थायराइड ग्लैंड में जो है 2 लोब पाए जाते हैं, जिन्हें दाएं और बाएं लोब कहा जाता है, राइट और लेफ्ट लोब कहा जाता है। ये दोनों लोब जो होते हैं इस्थमस नाम की एक पतली पट्टी से जुड़े होते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज दिख रहा है, एक लोब आपका इधर है, एक लोब आपका इधर है, और ये दोनों लोब जो है यहाँ पर इस्थमस नाम की जो है एक पट्टी से क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए थायराइड ग्लैंड से जो है कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए थायराइड ग्लैंड से जो है मुख्य रूप से 3 हार्मोन का सिक्रीशन होता है। पहला थायरोक्सिन T4, ट्राई आइडोथायरोनिन T3, और तीसरा है कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन निकलते हैं, टोटल जो है 3 हार्मोन निकलते हैं, T4, T3 और कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन इसके नाम में क्या दिख रहा है, इसके नाम में जो है आपको कैल्शियम दिख रहा है, कैल्सीटोनिन यहाँ पे लिखा गया है, कैल्सीटोनिन लिखा गया है। मतलब देखिए जो आपका यहाँ पर कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर जो है कैल्शियम आयन के लेवल को ये क्या करता है, कम करता है। वहीं हमारे शरीर के अंदर एक पैराथायराइड हार्मोन पाया जाता है, ठीक है, जिसको कि हम पीटीएच कहते हैं, जो कि एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। वो क्या करता है, वो जो है कैल्शियम आयन के लेवल को जो है वो बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है कैल्शियम आयन के लेवल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। वहीं जो आपका पैराथायराइड हार्मोन होता है, पीटीएच हार्मोन होता है, वो कैल्शियम आयन के लेवल को बढ़ाने का जो काम है वो करता है। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन के बारे में जो है वो हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हेडिंग पड़ चुकी है थायराइड ग्लैंड का कार्य, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, चलिए तो पहला फंक्शन है थायराइड ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकलता है वो हमारे शरीर के ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन, पाचन, डाइजेशन, कैलोरी खपत, कैलोरी कंजप्शन को नियंत्रित करता है। थायराइड हार्मोन शरीर के तापमान, टेम्परेचर को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा है बच्चों और किशोरों के शारीरिक और मानसिक विकास में थायराइड ग्लैंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता
है। ठीक है, कैल्सिटोनिन हार्मोन हड्डियों में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, चौथा है यह हार्ट की धड़कन, बीट और रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड फ्लो को प्रभावित करती है। तो टोटल 5 फंक्शन हमने लिख दिया है और थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने कुछ लिख दिया है। 3 नंबर का हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था बॉडी मास इंडेक्स के बारे में आपको लिखना था। बॉडी मास इंडेक्स के बारे में जो है चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 3 नंबर के हिसाब से। तो इसको हिंदी में कहा जाता है शरीर द्रव्यमान सूचकांक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? शरीर द्रव्यमान सूचकांक बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो देखिए बॉडी मास इंडेक्स एक क्या है? एक आपका मेजरमेंट है जिसका जो ठीक है, जिसका उपयोग जो है किसी व्यक्ति के वजन और ऊंचाई के आधार पर उसके शरीर की बॉडी फैट का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है जिसका उपयोग करके हम किसी व्यक्ति के वजन और उसके हाइट के अकॉर्डिंग जो है उसके शरीर में जो है बॉडी फैट कितना है, क्या वो व्यक्ति जो है मोटापे का शिकार है, ओबेसिटी का शिकार है, इसका पता लगाने के लिए जो है वो हम बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग करते हैं। और बॉडी मास इंडेक्स का एक फार्मूला होता है जो कि यहाँ पर दिया गया है BMI बराबर वजन। ठीक है, तो BMI बराबर क्या होता है? वजन, जो कि आपका किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। और नीचे दिया गया है हाइट, जो कि किस में होना चाहिए? हाइट का स्क्वायर होना। ठीक है, आपको करना पड़ेगा और ये आपका मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। वजन जो है किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। ऊंचाई किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए बॉडी मास इंडेक्स के आधार पर किसी व्यक्ति का जो वजन है उसकी स्थिति को जो है हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया है। ठीक है, और पहला है आपका, देखिए अगर बॉडी इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स की वैल्यू अगर 8.5 से कम आ रही है तो वो व्यक्ति जो है अंडरवेट होता है, उसका वजन जो है वो कम होता है। तो अगर BMI का वैल्यू मान 8.5 से कम है तो इसे कम वजन कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड है 18.5 से लेके 24.9 तक। ठीक है, यहाँ पे आपका 8.5 होना चाहिए था, यहाँ पे लगता है गलत टाइप हो गया है, 18 यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे 18 होना चाहिए था। इस चीज को हम यहाँ पे सही कर लेते हैं। यहाँ जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होता था 18.5। ठीक है, और यहाँ पे 18.5 बिल्कुल सही है। तो देखिए अगर बॉडी मास इंडेक्स का मान 18.5 से कम होता है तो इसे जो है कम वजन अंडरवेट कहा जाएगा। अगर 18.5 से लेके 24.9 तक है, अगर BMI का मान 18.5 से 24.9 के बीच है तो इसे जो है नॉर्मल वेट कहा जाएगा। ठीक है, तो 18.5 से अगर कम होगा तो क्या होगा? ये आपका अंडरवेट होगा। अगर 18.5 से लेके 24.9 तक होगा तो क्या होगा? नॉर्मल वेट होगा। अगर 25 से लेके 29.9 तक अगर BMI का मान है तो इसे जो है ओवरवेट कहा जाता है। और अगर 30 या फिर 30 से अधिक है तो इसे जो है हम कहेंगे ओबेसिटी। अगर BMI का मान जो है 30 या फिर 30 से अधिक है तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे मोटापा, ओबेसिटी। ठीक है, तो आप बॉडी मास इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपना वजन निकाल लीजिए कि आप 50 किलो के हैं, 60 किलो के हैं, 70 किलो के हैं। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आप जो है 60 किलो के हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? आपकी ऊंचाई कितनी है? आपकी ऊंचाई है 3 मीटर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 60, 3 गुणे 3। ठीक है, तो आप चाहें तो आप इसको यहाँ पर भाग कर सकते हैं, 3 दूनी 6, ये 20/3 हो जाएगा, 3 छक्का 18, 6 बार इसका टेबल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह जो है आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स को जो है आप इस फार्मूले की हेल्प से जो है आप उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था हार्ट साउंड्स के बारे में। ठीक है, हार्ट साउंड्स क्वेश्चन पेपर आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप पे मिल जाएगा।
तो देखिए हार्ट साउंड्स क्या होता है। देखिए जब हमारे हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो हार्ट बीट के दौरान जो है कुछ साउंड्स उत्पन्न होती हैं जो कि हमारे हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो और हमारे हार्ट के अंदर बहुत सारे वॉल्व्स होते हैं उनके खुलने और बंद होने के कारण होती है। ठीक है, तो हार्ट साउंड जो है हार्ट बीट के दौरान उत्पन्न होने वाली ध्वनियां साउंड्स होती हैं जो कि ब्लड फ्लो और हार्ट वॉल्व्स के खुलने और बंद होने के कारण होती है। हार्ट साउंड को जो है स्टेथोस्कोप की मदद से सुना जा सकता है और हार्ट साउंड से जो है कई हार्ट की बीमारियों का पता लगाया जाता है। ये जो है यहाँ पे लिखा गया है। और देखिए मुख्य रूप से जो है हार्ट साउंड्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हार्ट साउंड को जो है स्टेथोस्कोप की मदद से जो है इसको सुना जा सकता है। और थोड़ी सी जो है यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, हार्ट की HEART होता है, आप इसको सही कर लेंगे, HEART होता है। हार्ट की स्पेलिंग यहाँ पे जो है थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। ठीक है, यहाँ जो है आपका गलत टाइप है और यहाँ भी जो है थोड़ा सा यहाँ पर ठीक है टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लेंगे। यहाँ भी जो है आपका टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको जो है सही कर लेंगे, सही स्पेलिंग आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला जो साउंड होता है वो होता है लब साउंड। कौन सा साउंड होता है? लब साउंड होता है। अगर बात की जाए पहले साउंड की, पहला साउंड S1, इसको जो है लब साउंड कहते हैं और यह मिट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने के कारण होती है। ठीक है, और लब साउंड जो है हमें सिस्टोल की शुरुआत का संकेत देता है, यानी कि जब हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब बूम करता है ताकि जो आपका ब्लड है वो हार्ट से बाहर निकल सके। ठीक है, और देखिए मिट्रल वाल्व जो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में स्थित होता है। देखिए अगर आप हार्ट की स्ट्रक्चर की बात करें, 4 इसके अंदर जो है सेक्शन होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये आपका हो गया ठीक है राइट वेंट्रिकल हो, सॉरी यहाँ पे आपका राइट एट्रिया हो जाएगा, लेफ्ट एट्रिया और यहाँ पे आपका ठीक है राइट एट्रिया हो गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल हो गया है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, और आपका यहाँ पर दूसरा साउंड होता है जिसको कि हम डब साउंड कहते हैं। दूसरा कौन सा साउंड होता है? दूसरा होता है डब साउंड। इसे जो है डब साउंड भी कहा जाता है और यह जो है आयोटिक और पल्मोनरी वाल्व के बंद होने पर उत्पन्न होता है और यह जो है डायस्टोल का जो है, या ये जो है आपका ठीक है डायस्टोल का जो है ये उसका शुरुआती संकेत होता है। मतलब जो हमारा हार्ट है वो फिर से रिलैक्स करने वाला है, उसके अंदर जो आपका ब्लड है वो वापस से हार्ट में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए हार्ट साउंड्स के इंपॉर्टेंस क्या है, हार्ट साउंड्स का महत्व क्या है। तो देखिए पहला क्या लिखा गया है, हार्ट साउंड्स के माध्यम से पता चलता है कि जो हमारे हार्ट के वॉल्व्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है देखिए अगर लब और डब साउंड के अलावा अगर कोई दूसरा साउंड आ रहा है, जैसे कि मुरमुर का अगर यहाँ पे आवाज आ रहा है, तो इससे पता चलता है कि ब्लड फ्लो में जो है वो कोई रुकावट हो रही है। और हार्ट साउंड के आधार पर जो है हार्ट रिलेटेड बहुत सारी जो आपकी बीमारियां हैं उनका पता लगाया जा सकता है, जैसे कि हार्ट के वॉल्व में कोई दिक्कत हो गई है या फिर हार्ट फेल्योर हो रहा है, तो इसके माध्यम से जो है बहुत सारी बीमारियों के बारे में जो है वो पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लड क्लॉटिंग जो है कैसे होती है, इसके मैकेनिज्म के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे शरीर के अंदर जो है ब्लड क्लॉटिंग जो है एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर किसी को चोट लग जाता है तो कुछ समय बाद जो है खून बहना रुक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और इसके बारे में जो है हम लिखेंगे। चलिए तो देखिए जब ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है, ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है हम उसे बोलते हैं हीमोस्टैसिस।
HEMO जो कि आपका हीमोग्लोबिन से आ गया है, और स्टैसिस का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना। तो ब्लड के क्लॉटिंग की प्रक्रिया को हीमोस्टैसिस कहते हैं। यह हमारे शरीर की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि चोट लगने पर ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है, सहायता करती है। और यह प्रक्रिया जो है कई चरणों में होती है, कई स्टेप्स में होती है। सभी के बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली प्रक्रिया क्या है? देखिए, जब भी कहीं पे चोट लगेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा, ब्लड वेजल्स होगा, ठीक है। वहां क्या होगा, ब्लड वेजल्स होगा। तो ब्लड वेजल्स के कटने या फिर डैमेज होने पे जो है सबसे पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसका इंग्लिश जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये आपका है ब्लड वेजल्स। तो अगर कहीं भी चोट लगेगी उसके पास कोई ना कोई ब्लड वेजल्स होगा, वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब देखिए, जहां भी चोट लगेगी वहां पे जो भी ब्लड वेजल्स होगा, ठीक है, जो भी ब्लड वेजल्स होगा वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ताकि वहां से ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाए। इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है आपका थोड़ा सा धीमा हो जाएगा और ब्लीडिंग जो है कम हो जाएगा। अब देखिए, जहां पे चोट लगी होगी वहां पे जो है बहुत सारे जो आपके प्लेटलेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और ये सारे प्लेटलेट जो है आपस में चिपक कर चोट वाली जगह को अस्थायी रूप से बंद कर देंगे। और जो आपका प्लेटलेट्स होगा वहां से निकलेगा एक केमिकल, थ्रोम्बेक्सेन, ठीक है, थ्रोम्बेक्सेन केमिकल निकलेगा जो कि और अधिक प्लेटलेट्स को जो है आपस में चिपकने के लिए अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, उसको आकर्षित करेगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसको कि हम क्लॉटिंग कैस्केड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्लॉटिंग कैस्केड के अंत में क्या होगा कि जो आपका प्रोथ्रोम्बिन होगा वो आपका थ्रोम्बिन में बदल जाएगा, और थ्रोम्बिन जो है क्या है, एक एंजाइम है जो कि फाइब्रिन बनाएगा, ठीक है। चलिए, जो आपका यहाँ पर थ्रोम्बिन होगा वो फाइब्रिनोजन को जो है वो कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन में। फाइब्रिन जो है लंबी पतली रेशेदार स्ट्रक्चर होती है जो कि प्लेटलेट्स प्लग के चारों ओर जाल बनाकर उसे फिक्स कर देगी। फाइब्रिन नेटवर्क और प्लेटलेट्स, फाइब्रिन नेटवर्क और प्लेटलेट जो है मिलकर जो है ब्लड क्लॉट बनाएंगे जो कि चोट वाली जगह को बंद कर देगा और यह ब्लीडिंग को रोकेगा, और घाव भरने की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। घाव भरने के बाद जो है जो ब्लड का क्लॉट होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे हटेगा, और इस प्रक्रिया को कहेंगे फिब्रिनोलिसिस। क्या कहेंगे, फिब्रिनोलिसिस कहेंगे, ठीक है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है आप लिख देंगे अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स के टाइप्स के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो देखिए, अगर हमारे शरीर में ज्वाइंट्स नहीं होता तो क्या आप अपना पैर हाथ हिला पाते, क्या आप चल पाते, बिल्कुल नहीं चल पाते, ठीक है। तो ज्वाइंट्स क्या होते हैं, ज्वाइंट्स का मतलब होता है जोड़। तो देखिए, ज्वाइंट्स ऐसी जगह होती हैं, ऐसे स्थान होते हैं जहां पे दो या फिर अधिक हड्डियां जो हैं जुड़ती हैं, और इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट होती है, हमारा शरीर फ्लेक्सिबल रहता है, और इसी ज्वाइंट्स की वजह से जो है हमारे शरीर में अलग अलग मूवमेंट हो पाते हैं, जैसे कि झुकना, मुड़ना, घुमाव करना। जैसे कि मैं अपने हाथ को चारों तरफ घुमा पा रहा हूँ, ठीक है, मैं जो है अपने हाथ को चारों तरफ घुमा पा रहा हूँ, ठीक है। तो अलग अलग जो है हमारे शरीर में ज्वाइंट्स होते हैं, और इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमने लिखा है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। तो सबसे पहले ज्वाइंट्स के बारे में आपको लिखना है, ज्वाइंट्स क्या होते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। तो देखिए, हमारे शरीर में जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के ज्वाइंट्स जो है वो पाए जाते हैं। पहला है आपका फिक्स ज्वाइंट, नाम से क्लियर है, और इसको जो है इमूवेबल ज्वाइंट्स भी जो है इसको कहा जाता है। दूसरा है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और तीसरा है आपका साइनोवियल ज्वाइंट्स, ठीक है। चलिए, तो पहले ज्वाइंट की बात जो है वो हम कर लेते हैं। पहला है आपका फिक्स ज्वाइंट या फिर इमूवेबल ज्वाइंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ज्वाइंट्स होते हैं वो हमारे बोन्स को बिल्कुल फिक्स रखते हैं, उसमें जो है कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। फिक्स ज्वाइंट में क्या है, इसमें जो भी बोन्स होगी वो क्या होगी,
बिल्कुल फिक्स रहेगी, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। जैसे कि हमारा स्कल, देखिए जो हमारा क्रेनियम है इसमें जो भी बोन्स है वो बिल्कुल टाइटली एक दूसरे से जुड़ी हैं, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है आपका कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स। इसमें जो है हल्की फुल्की मूवमेंट जो है इसमें पॉसिबल होती है। इन जोड़ों में जो है थोड़ी गति संभव होती है, जैसे कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है हल्की फुल्की जो है वो मूवमेंट होती है, जैसे कि अभी जो है वो मैं अपने चेयर पे हिल रहा हूँ, तो जो मेरा यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर जो भी छोटी छोटी वर्टिब्राई है उनके अंदर जो है हल्की फुल्की दाएं बाएं की या फिर ऊपर नीचे की जो है हल्की सी थोड़ी सी जो है उसके अंदर मूवमेंट होती है। और तीसरा है आपका साइनोवियल ज्वाइंट्स। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स ऐसा ज्वाइंट्स होता है जो कि हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक मूवमेंट देता है, और इसी की वजह से जो है हम अपने शरीर के अलग अलग जो हमारे पार्ट्स हैं हम उसको हिला डुला पाते हैं। और इसमें जो है एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि घर्षण फ्रिक्शन को कम करता है। और साइनोवियल जॉइंट्स का जो है वो हमने फिर से क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर टेबल में बना दिया है। पहला है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या है कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो है सबसे अधिक या फिर सभी दिशाओं में जो है मूवमेंट करने की अनुमति ये देता है। जैसे कि हमारा शोल्डर हो गया, कंधा हो गया, ठीक है, कंधे को जो है हम जो है, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर हाथ है हम जो है यहाँ पर, ठीक है, हमारा यहाँ पर ठीक है शोल्डर ज्वाइंट है, तो हम इसको चारों तरफ जो है हम अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ जो है वो मैं अपने हाथ को घुमा पा रहा हूँ, किसकी वजह से, यहाँ पे हमारा शोल्डर ज्वाइंट है, इसी वजह से जो है मैं अपने हाथ को घुमा पा रहा हूँ। और दूसरा है आपका हिप ज्वाइंट, यानी कि कूल्हा का ज्वाइंट। ठीक है, तो आपके कमर के नीचे जहां पे कि जो आपके यहाँ पर पैर का हड्डी आके जुड़ रही है आपकी, कि आपके यहाँ पे कमर पे, तो वहां भी जो है आप अपने पैर को चारों तरफ घुमा सकते हैं। ये आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है। दूसरा है हिंज ज्वाइंट। तो हिंज ज्वाइंट जो होता है वो केवल एक ही दिशा में जो है वो मुड़ने की अनुमति देता है। जैसे कि आपके घर में दरवाजा लगा है तो आप उस दरवाजे को दोनों साइड नहीं खोल सकते। जैसे कि ये हमारा घुटना है और ये हमारी क्या है, एल्बो है, कोहनी है, ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा एल्बो है, तो इसको जो है मैं इस तरह जो है इतना मैं मोड़ पा रहा हूँ, इससे नीचे मैं नहीं मोड़ पाऊंगा। ठीक है, मैं इसको सिर्फ ऐसे मोड़ पा रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे जो है ये मेरा हाथ जो है यहाँ से आधा जो है वो यहाँ पर नीचे नहीं जाएगा। ये हमारा कौन सा ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है। ठीक है, तीसरा है आपका पाइवोट ज्वाइंट। तो यहाँ पर पाइवोट ज्वाइंट में क्या होता है, यह जोड़ जो है एक हड्डी को दूसरी के चारों ओर घूमने की अनुमति देता है। मतलब एक आपका बोन है और इसके ऊपर भी जो है कोई आपका एक बोन है, एक बोन के ऊपर जो है आपका पर दूसरा बोन है, और ये जो है थोड़ा सा चारों ओर जो है आप इसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं। जैसे कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम ऐसे आया है और इसके ऊपर हमारा सर रखा गया वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर, तो अपने सर को जो है हम थोड़ा सा ऐसे जो है वो हम यहाँ पे घुमा पा रहे हैं। वर्टिब्रल कॉलम हमारा फिक्स है और उसके ऊपर जो है कुछ ऐसा ज्वाइंट्स होगा जिसकी वजह से जो है हम अपने गर्दन को हिला पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, चौथा है आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट। तो ग्लाइडिंग ज्वाइंट में क्या होता है कि इसमें जो भी आपकी हड्डियां होती हैं वो जो है एक दूसरे के ऊपर जो है वो क्या करती है, स्लिप करती हैं। जैसे कि हमारा रिस्ट हो गया, कलाई हो गया, और हमारा एंकल हो गया, हमारा यहाँ पर क्या हो गया, टखना हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट की बात की जाए तो इसमें जो है आगे पीछे और दाएं बाएं जो है वो मूवमेंट हो सकता है। जैसे कि ये हमारा अंगूठा है, अंगूठे को आप ऐसे भी कर सकते हैं आगे पीछे, और आप जो है आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है हमने यहाँ पर 5 तरह के साइनोवियल ज्वाइंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए इतना जो है काफी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, बेसिक्स ऑफ ईसीजी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ईसीजी के बारे में जो है हमको लिखना है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर ईसीजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक ऑफ ईसीजी। तो सबसे पहले तो आपको ईसीजी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो कि हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करता है, उसको रिकॉर्ड करता है, और इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की वजह से जो है हम हार्ट से रिलेटेड अलग अलग बीमारियों के बारे में जो है वो हम पता लगा सकते हैं।
तो यह जो है हमारे हार्ट बीट हो गया, उसका रिदम हो गया। और अगर हमारे हार्ट में किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी है तो उसका पता लगाने के लिए जो है वो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो है टोटल यहाँ पर 3 इसका बेसिक कंपोनेंट होता है जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। पहला है पी वेव, ठीक है, पहला है पी वेव। पी वेव जो है वह एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब हमारा जो एट्रिया है उसमें जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब हमारा एट्रिया जो है वो ब्लड को बाहर फेंकने वाला होगा, वो जो है हमें पी वेव से दिखेगा। दूसरा है आपका क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स जो होता है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है, यानी कि जब हमारे हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होगा ब्लड को बाहर फेंकने के लिए, वो आपका क्या है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है। और तीसरा आपका टी वेव होता है। टी वेव जो होता है वेंट्रिकल्स के रिलैक्सेशन को दर्शाता है, यानी कि जो हमारा वेंट्रिकल्स है उसने जो है उसने ब्लड को बाहर फेंकने के लिए पंप किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, फैला। अब जो है वो क्या करेगा, फिर से अपने रेस्ट वाले फेज में आएगा, फिर से वो क्या करेगा, रिलैक्स करने वाले फेज में आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, टी वेव बोलते हैं। यही जो है 3 आपका बेसिक कंपोनेंट होता है ईसीजी का। ठीक है, चलिए चौथे क्वेश्चन की बात की जाए, फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शन के बारे में जो है पूछा गया था, एक एक करके हम इसका फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ किडनी, तो फंक्शन का देखिए, किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जो हमारा किडनी होता है वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, और हमारे ब्लड में जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, उनको अलग करता है और क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। ठीक है, तो ब्लड फिल्ट्रेशन किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा है यूरिन फॉर्मेशन। तो किडनी जो होता है हमारे शरीर से जो है, जो हमारा ब्लड है उसके माध्यम से जो है उसके अंदर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको अलग करता है और क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। ठीक है, तीसरा है वाटर बैलेंस को ये मेंटेन करता है। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर जो है जल वाटर की मात्रा को नियंत्रित करने का जो काम है वो क्या करता है, हमारा जो है यहाँ पर किडनी करता है। तो किडनी जो है शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है, जल की अधिकता या फिर कमी को जो है ये संतुलित करने का काम करती है। जैसे कि अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा जो है जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है उससे अधिक बढ़ गई है, वो उसको जो है क्या करेगा, यूरिन के माध्यम से उसको बाहर निकाल देगा। या फिर अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो क्या होगा, ज्यादा यूरिन नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी आपका पानी होगा उसका शॉर्टेज पहले से है और आपके शरीर को पानी की रिक्वायरमेंट है, तो वो जो है हमारे बॉडी को सप्लाई कर देगा, यूरिन जो है वो क्या बनेगा, कम बनेगा। तीसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और आपके दूसरे जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका बैलेंस जो है बनाए रखती है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड है उसका पीएच लेवल को ये कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी और अल्कलिनिटी को जो है ये क्या करता है, बैलेंस रखता है। देखिए किडनी से जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है रेनिन। रेनिन RENIN, ये हार्मोन जो होता है ये जो है हमारे ब्लड प्रेशर को जो है क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो आपका किडनी है वहां से जो है एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन निकलता है जो कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। और किडनी जो होता है हमारे ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज है उसको रीएब्सॉर्ब करने का भी जो है वो काम करता है। ठीक है, इससे जो है हमारे शरीर के अंदर जो है वो एनर्जी बैलेंस बना रहता है। तो टोटल जो है 8 फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया है किडनी का। किडनी के जो है 8 फंक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी पे जो है आपको नोट्स लिखना है। चलिए तो इसका हेडिंग हमने लिख दिया है। तो देखिए प्रेगनेंसी क्या है, प्रेगनेंसी जो है, ठीक है, प्रेगनेंसी जो है एक क्या है, प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें किसी महिला के यूट्रस में जो है फीटस का डेवलपमेंट होता है। यह आमतौर पर 9 महीने या फिर लगभग 40 हफ्ते का जो है ये ड्यूरेशन होता है। और इससे जो है वो हम ट्राइमेस्टर में जो है हम इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, पहला है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको जो है हम बोलते हैं 0 से लेके 12 हफ्ते तक। एक हफ्ते में आपके जो है एक महीने में जो है आपके 4 महीने होते हैं, तो यहाँ पर 3 महीने में जो है आपके कितने हफ्ते हो जाएंगे, 12 हफ्ते हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे फर्स्ट
ट्राइमेस्टर। तो इसमें जो है एम्ब्रायो का जो है वो डेवलपमेंट शुरू होता है। स्टार्टिंग में जो है क्या बनता है, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, ब्रेन, हार्ट और स्पाइनल कॉर्ड बनती है। और इस वाले फेज में जो है जो भी यहाँ पर जो है, ठीक है, जो भी यहाँ पे लेडीज होती है, महिला होती है, उसको जो है नाउसिया, वोमिटिंग, थकान जो है ये महसूस होता है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात की जाए, सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात की जाए जो कि आपका 13 से लेके 26 वीक के बीच का होता है। इसमें जो होता है कि जो भी आपका एम्ब्रायो होता है यूट्रस के अंदर, वो जो है तेजी से ग्रो करता है, ठीक है, तेजी से जो है आपका ग्रो करता है और उसके बॉडी ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। और इसके साथ में जो है जो भी यहाँ पे मदर होती है उसको जो है अपने बच्चे के हिलने डुलने जो है वो यहाँ पर उसको महसूस होता है। फीटल डेवलपमेंट जो है उसको महसूस होने लगता है। और थोड़ा सा इस दौरान जो है जो भी यहाँ पर नाउजिया है, ठीक है, वोमिटिंग है, वीकनेस है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, महिला को जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे आराम रहता है, ठीक है। तीसरा है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेकेंड की बात कर ली है और ये है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि चलता है 27 से लेके 40 हफ्ते तक के बीच में, ठीक है। तो इस केस में क्या है, इसमें जो है जो यहाँ पर फीटस होता है वो पूरी तरीके से जो है विकसित हो जाता है, बेबी बन जाता है, जो कि यहाँ पे जन्म के लिए तैयार रहता है। और इस वाले केस में क्या है कि पेट में भारीपन, पीठ दर्द और स्वेलिंग जैसे जो है वो लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और 40 हफ्ते या फिर उसके पहले जो है क्या हो जाता है, लेबर हो जाता है, ठीक है, प्रसव जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के बारे में जो है 3 नंबर का जो है वो हमने यहाँ पे आंसर लिख लिया है। अब जो है हम पार्ट सी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पार्ट सी वाले जितने भी क्वेश्चन है सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पार्ट सी में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनकी संख्या की बात की जाए तो ये जो है टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। 20 गुणे 1, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 20 नंबर आपका यहाँ से बनता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बोन्स आर इन देयर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो है टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड इन फॉलोइंग, ठीक है। तो देखिए किसी भी फीमेल में जो है, ठीक है, किसी भी देखिए यहाँ पर किसी भी फीमेल में जो है अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है जो कि 50 साल या फिर 40 साल की एज तक हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं मेनोपॉज। और जो स्टार्टिंग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेनार्के। लेकिन यहाँ पूछा गया एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नोन एज मेनोपॉज, ठीक है। अगला पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट। तो देखिए टोटल जो है 4 तरह के जो है वो ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ए बी और O, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर डू द मेजोरिटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस अकर, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है वो डाइजेशन कहाँ पे होता है, हमारी छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट। तो देखिए गैल ब्लैडर जो है वो हमारा यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए लिम्फेटिक सिस्टम में जो है हमारा ब्लड नहीं आता है, बाकी लिम्फ नोड हो गया, लिम्फेटिक वेजल हो गया, लिम्फ हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये जो है आपके लिम्फेटिक सिस्टम के हिस्से होते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक द मसल्स टू बी स्ट्रॉन्ग। तो देखिए अगर हमें अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे जो है जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इस जो है और यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया उसमें जो है हमें इसका सही आंसर लिखना है। चलिए लिख देते हैं द लंग्स आर कवर्ड बाई टू लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन जो इसे कहा जाता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ बोन सेल। देखिए जो भी हमारी बोन सेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है बोन सेल्स को। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है बोन सेल को। रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड, इसे जो है हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। अगला है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन, स्टैथिस्कोप, ठीक है, स्टैथिस्कोप,
स्कोप का जो है वो प्रयोग किया जाता है। विच टिश्यू सपोर्ट अदर टिश्यू एंड बाइंड्स देम टुगेदर, इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होती है वो दूसरे टिश्यू को सपोर्ट करती है और आपस में जो है अलग अलग टिश्यू को जो है ये जोड़ने का काम करती है। ठीक है। ABO ब्लड टाइप्स वेयर डिस्कवर्ड बाई कॉर्ल लैंड स्टीनर। ठीक है। कॉर्ल लैंड स्टीनर जो है इसकी खोज की थी, अभी जो है इसी क्लास में हमने डिस्कस किया है। पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वेयर आर बाइल एसिड स्टोर्ड इन द बॉडी, गैल ब्लैडर में जो है इसका स्टोरेज होता है। ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। अब जो है हमारे पास क्वेश्चंस हैं वन वर्ड वाले या फिर वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। चलिए इनका आंसर हम लिख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज कोगुलेशन। ठीक है। कोगुलेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या फिर हीमोस्टैसिस भी जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते थे। विच ग्लैंड सीक्रेट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किससे निकलता है? ओवरी से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स बिटवीन एयर एंड ब्लड इज कॉल्ड ब्रीदिंग या फिर रिस्पिरेशन लिख देते हैं हम। ठीक है। रिस्पिरेशन। वाई ब्लड इज रेड इन कलर, तो ये जो है आपका हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन लिख दीजिए। और अगला है व्हाट इज लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेंस ऑफ द आई। देखिए जो भी हमारी आंखें हैं इसके अंदर क्या है? लेंस है। और जब ये लेंस जो है वो क्या होता है? थोड़ा सा धुंधला पड़ने लगता है, अर्ध पारदर्शी होने लगता है, इसे हम क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं इंग्लिश में कैटारेक्ट। हम यहाँ पे लिख देंगे कैटारेक्ट यानी कि मोतियाबिंद। तो टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन हमने इधर कर लिया है। 30 नंबर का क्वेश्चन हमने पार्ट ए में किया है। 50 नंबर के क्वेश्चन आज की इस वीडियो क्लास में हमने किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन कराए हैं सभी क्वेश्चन को जो है आप तैयार कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर एग्जाम की कंप्लीट तैयारी अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स में करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिए। जो आपका डी फार्मा फर्स्ट ईयर का बैच है आप उस बैच में ज्वाइन करिए और इसके लिए जो है आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, किसी भी तरह की अगर आपको इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं किसी और क्लास में। जय हिंद।